नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होगी विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमा गहमी की, कूटनीतिक दांव-पेच की, सामाजिक उथल-पुथल की और साथ ही होंगी झलकियां फिल्म, संगीत और कला जगत की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। ब्राजील में सेनेट ने राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाने को दी मंजूरी। दिल्मा अस्थायी रूप से निलंबित। उपराष्ट्रपति टेमर ने संभाली देश की कमान। दिल्मा के समर्थकों और विरोधियों ने ब्राजील में किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के नरम पड़े सुर। पार्टी में समर्थन देने वालों की तादाद बढ़ी। हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर बदरुद्दीन की सीरिया में हुए बम विस्फोट में मौत। बदरुद्दीन 2011 से सीरिया में हिजबुल्लाह के सैन्य ऑपरेशन का कर रहा था नेतृत्व। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी को फांसी। फांसी के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन। फांसी पर पाकिस्तान बांग्लादेश आमने सामने। केन्या ने दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप को बंद करने का किया ऐलान। डबाब स्थित शरणार्थी कैंप में 3.5 लाख लोगों के सर से छिन जाएगा आशियाना। संयुक्त राष्ट्र ने की केन्या सरकार के फैसले की निंदा। तो ये थी बड़ी खबरें और शुरुआत ब्राजील से, जहां दिल्मा रूसेफ के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्राजील के सीनेट ने गुरुवार को राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति पद से हटा दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति दिल्मा के लिए ये मुश्किल समय है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिन सांसदों ने महाभियोग का समर्थन किया है, उनमें से कई ऐसे हैं जो खुद भी ऐसे आरोपों या जांच का सामना कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर निचले सदन और अब सीनेट से भी ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ का रास्ता बंद हो गया है। सीनेट में दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाने की लंबी बहस हुई। 81 सदस्यों वाले सदन में सभी सदस्यों को बोलने के लिए 15-15 मिनट का वक्त दिया गया। अंत में प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो दिल्मा 55 के मुकाबले 22 मतों से बाजी हार गईं। उन्हें 6 महीने के लिए पद से निलंबित कर दिया गया। देश की बागडोर उपराष्ट्रपति और उनके धुर विरोधी मिशेल टेमर के हाथों में आ गई। दिल्मा पर देश के बजट कानून में हेरफेर करने का आरोप है। इन आरोपों की जांच 180 दिन यानी 6 महीनों तक चल सकती है। अगर 2/3 बहुमत से फैसला उनके खिलाफ हुआ तो फिर उन्हें अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में मिशेल टेमर को बैठे बिठाए करीब 2 साल के लिए सत्ता की चाबी मिल जाएगी, जब तक कि कोई नई राजनीतिक व्यवधान न पैदा हो। हालांकि दिल्मा ने सीनेट में भी एक बार फिर इन आरोपों का खंडन किया, महाभियोग को तख्ता पलट करार दिया और कहा कि ये मुल्क को अस्थिरता की तरफ ले जाया जा रहा है। इस बीच दिल्मा के निलंबन के कुछ घंटों के भीतर ही टेमर ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाल ली। मिशेल टेमर मध्य दक्षिणपंथी TMDB पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि टेमर के लिए भी शासन चलाने में कम चुनौतियां नहीं है। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सुधारना, मौजूदा राजनीतिक हालात से कांग्रेस में पैदा हुई असमंजस की स्थिति को दूर करना टेमर के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। और तो और दिल्मा के निलंबन होने के बाद ब्राजील में वामपंथी समर्थकों के विरोध को झेलना भी टेमर के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अंतरिम राष्ट्रपति ने देश के लोगों को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को अपनी पहली प्राथमिकता करार दिया। ऐसे में ओलंपिक से ठीक पहले ब्राजील में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक गड़बड़ियों का सामने आना देश को गंभीर संकट में डालता दिख रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका और ओपेक देशों से तख्ता पलट के खतरे का हवाला देते हुए देश में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है। उन्होंने ब्राजील की दिल्मा रूसेफ की वामपंथी सरकार के महाभियोग की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगला नंबर उनका है। वहीं विपक्ष ने मादुरो के तख्ता पलट के आरोपों का मजाक उड़ाते हुए देश में आपातकाल लगाए जाने की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन होंगे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टियों के उम्मीदवार, इसे लेकर अब तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी के सभी नेताओं का समर्थन हासिल करना, जिनमें से कई ये मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां पार्टी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती।
लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पॉल रायन से ट्रंप की मुलाकात के बाद लगता है कि ये दूरियां जल्दी सिमट जाएंगी और अब ट्रंप को कांग्रेस समितियों के 9 अध्यक्षों का समर्थन भी मिल गया है। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। महत्वपूर्ण ये है कि हमने सभी मतभेदों पर बात की। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमने सभी अहम सिद्धांतों पर बात की जो हम सबको जोड़ते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पॉल रायन और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहुप्रत्याशित मुलाकात के बाद रायन के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि तमाम मतभेदों के बाद पार्टी अब मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन ट्रंप को समर्थन के स्पष्ट संकेत देने से पहले इस प्रक्रिया को समय देना होगा। ट्रंप और रायन के बीच 1 घंटे चली मुलाकात के बाद दोनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, अमेरिका ओबामा व्हाइट हाउस को और 4 साल नहीं झेल सकता। हिलेरी क्लिंटन जिसकी प्रतीक है, इसलिए बेहद जरूरी है कि रिपब्लिकन्स हमारे साझे सिद्धांतों के अनुसार एकजुट हों। ट्रंप ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया, अध्यक्ष रायन और रिपब्लिकन नेतृत्व के साथ वॉशिंगटन में शानदार दिन, मुलाकात अच्छी रही। हालांकि रायन ने इस बात को माना कि उनके बीच मतभेद कायम है और वो इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। वहीं रायन से मुलाकात के बाद ट्रंप के सुर भी बदले बदले नजर आए। मुसलमानों और प्रवासियों और महिलाओं पर अपने भड़काऊ बयानों से एक के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा करते रहे ट्रंप ने ये कहकर पार्टी के अंदर अपने विरोधियों के साथ कॉमन ग्राउंड बनाने की पहल की है कि उनके ये सारे विवादित प्रस्ताव सिर्फ सलाह हैं। एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादा रिपब्लिकन सांसद ट्रंप को पसंद नहीं करते, लेकिन जिस तरह से पार्टी की राज्य इकाइयों ने ट्रंप को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में समर्थन में वोट दिया है, इससे रायन जैसे नेता असल में उलझन में हैं। इन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में पार्टी को एकजुट करने और एक आम सहमति बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रंप के आगे सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इन हालात में रायन जैसे बड़े नेता भले ही ट्रंप को पसंद करें या ना करें, पर खुलकर ट्रंप के खिलाफ काम नहीं कर सकते। ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि जीत के लिए सबका साथ जरूरी है। अगर अपनी विवादित नीतियों और बयानों में वो सुधार नहीं करते तो वो जीत नहीं सकते, भले ही पार्टी के उम्मीदवार बन जाएं। और अगर ट्रंप अपने सुर में नरमी लाते हैं तो उन रिपब्लिकन नेताओं को अपने पास लाने में कामयाब हो सकते हैं जो उनसे दूर चल रहे हैं। और अब रुख करते हैं एशिया का, जहां कई देश आतंकवाद और हिंसा से बेहाल हैं। हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर बदरुद्दीन की सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बम विस्फोट में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह का मानना है कि बदरुद्दीन की हत्या जिहादियों की गोलीबारी में हुई है। माना जाता है कि बदरुद्दीन 2011 से सीरिया में हिजबुल्लाह के सैन्य ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकी संगठन आईएस ने इस हफ्ते इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों की जिम्मेदारी कबूल की है। हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को सद्र सिटी के भीड़भाड़ वाले बाजार में हुए विस्फोट में 64 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों को सब्जी की टोकरी में छिपाकर रखा गया था। उसी दिन 2 अलग अलग जगहों पर 2 आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जमाते इस्लामी प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी को 1971 के युद्ध अपराधों के सिलसिले में फांसी पर लटका दिया गया। निजामी को 2014 में युद्ध अपराधों के लिए दोषी करार दिया गया था। फांसी के खिलाफ उनकी आखिरी अपील सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। देश की राजनीति में एक जाना माना चेहरा रहे निजामी तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध अपराध के आरोप से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। बांग्लादेश पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों के बीच इस जुबानी जंग का तार भी बांग्लादेश की आजादी से ही जुड़ा हुआ है। ताजा मामला जमाते इस्लामी प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी को 1971 के युद्ध अपराधों के सिलसिले में फांसी पर चढ़ाए जाने को लेकर उपजा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने जैसे को तैसा की नीति पर अमल करते हुए एक दूसरे के दूतों को तलब कर कड़े विरोध दर्ज कराए हैं। दरअसल बुधवार को निजामी को 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। निजामी को 2014 में युद्ध अपराधों के लिए दोषी करार दिया गया था। फांसी के खिलाफ उसकी आखिरी अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई को खारिज कर दी थी। हालांकि 73 वर्षीय निजामी ने राष्ट्रपति से क्षमादान मांगने से इनकार कर दिया था।
निजामी पर नरसंहार, बलात्कार, यातना समेत कुल 16 मामले थे। 1971 मुक्ति संग्राम के दौरान निजामी जमात के छात्र संघ इकाई के अध्यक्ष थे। इकाई ने पाकिस्तान के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। निजामी पर अलबद्र नामक संस्था स्थापित कर पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का आरोप लगा। आजादी के बाद जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जनरल जियाउर रहमान सत्ता में आए। रहमान ने जमात से प्रतिबंध हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष की नागरिकता वापस कर दी। इसके बाद पार्टी राजनीति में सक्रिय हो गई। 1991 और 2000 में बीएनपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाया। निजामी एक ईमानदार मंत्री भी साबित हुए, लेकिन युद्ध अपराधों ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बढ़ते दबाव के बीच राष्ट्रपति शेख हसीना ने मामले की जांच के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया था। ट्रिब्यूनल ने युद्ध अपराधों के लिए गुलाम आजम, दिलावर हुसैन, अली हसन मोहम्मद मुजाहिद, सलाहुद्दीन कादर चौधरी, मोहम्मद कमरुज्जमा, अब्दुल कादर मुल्ला को दोषी ठहराया। गुलाम आजम की जेल में ही मौत हो गई। दिलावर हुसैन अभी भी जेल में है। बाकी लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। बांग्लादेश में आकाशीय बिजली गिरने से 50 लोगों की मौत हो गई। तेज गर्मी के बाद राजधानी ढाका समेत 14 जिलों में गरज के साथ छींटे पड़े। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो बारिश के दौरान खुले आसमान में खेल रहे थे। बांग्लादेश के मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक देश में हर साल तकरीबन 300 लोग आकाशीय बिजली के शिकार होते हैं। फिलीपींस में विपक्ष के तेज तर्रार नेता रोड्रिगो दुतेर्ते को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। उन्होंने चुनावों में भारी जीत दर्ज की। दुतेर्ते लंबे समय से दवाओ शहर के मेयर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में अपराध और गरीबी के खिलाफ कठोर और शीघ्र हल तलाशने का संकल्प लोगों के सामने लिया था। कंबोडियाई मीडिया को चेतावनी दी गई है कि वो अपने प्रधानमंत्री का टाइटल सहित पूरा नाम लिखें। अब मीडिया को सामदेच अक्का मोहा सेनापदेई टेको हुन सेन लिखना होगा, जिसका मतलब है लॉर्ड हुन सेन। पूरा नाम ना लिखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें यूरोप से, जहां शरणार्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पनामा की मोसैक फोंसेका कंपनी के लाखों कागजात जब दुनिया के सामने आए तो पता चला कि किस तरह दुनिया भर के अमीर लोग टैक्स चोरी और प्रतिबंधों से बचने के लिए विदेशी खातों का इस्तेमाल करते हैं। पनामा पेपर लीक्स में विश्व के कई बड़े नेताओं के नाम भी आए, जिनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का नाम भी शामिल था। और अब कैमरन ने भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में एक नई पहल की है। लंदन में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में कैमरन ने दूसरे देशों को कुछ ऐसी सीख दी। पनामा लीक की आंच से जले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में कूद गए हैं और भ्रष्टाचार से निपटने में पारदर्शिता बरतने पर जोर दे रहे हैं। लंदन में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में उनकी कोशिशों का नतीजा है, जहां उन्होंने दूसरे देशों को सीख देते हुए ब्रिटेन की तर्ज पर मुनाफे वाले निवेश और संपत्तियों को सार्वजनिक करने का आह्वान किया। सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब हाल में सामने आए पनामा पेपर्स में खुद कैमरन समेत ब्रिटेन के कई लोगों का नाम आने से लोगों में नाराजगी है। ऐसी कई ओवरसीज कंपनियों के नाम पैसा लगाकर लंदन के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश किए जाते थे। इन कंपनियों की मदद से टैक्स की चोरी होती है और नई कंपनियां गठित कर टैक्स हेवन देशों में अपना पैसा जमा करवाया जाता है। इसके बाद ब्रिटेन ने इसी बाबत एक नई योजना बनाकर ऐसी 1 लाख से ज्यादा विदेशी कंपनियों को अपने असली मालिकों के नाम उजागर करने के आदेश दिए हैं, जिनके नाम ब्रिटेन में संपत्तियां खरीदी गई हैं। भविष्य में जब भी कोई विदेशी फर्म ब्रिटेन में संपत्ति में निवेश करेगी या किसी सरकारी ठेके के लिए आवेदन भरेगी तो उसकी जानकारी एक सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज करवानी पड़ेगी। ये योजना जून से अमल में आ जाएगी। इन कदमों के बावजूद कैमरन पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसी जगहों के बारे में और सख्त कदम उठाने का दबाव है। पनामा पेपर्स में शामिल आधे से ज्यादा कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ही स्थित दिखाई गई थीं। कर चोरों का स्वर्ग कहे जाने वाले क्षेत्रों में अमेरिका और ब्रिटेन के कई इलाके शामिल हैं, जिसकी वजह से इन देशों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अगर ब्रिटेन में यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में मतदान किया तो आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आईएमएफ ने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट में कहा है कि कुछ वक्त के लिए अस्थिरता जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जिसके कारण बाजार में ज्यादा निवेश नहीं हो पाएगा और पैदावार में भी कमी आने की संभावना रहेगी।
और अब खबर युगांडा से, जहां योवेरी मुसेवेनी ने एक बार फिर सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। चार दशकों से सत्ता पर काबिज योवेरी मुसेवेनी ने लगातार 5वीं बार भी युगांडा की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हालांकि इस बार योवेरी को विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिली थी, लेकिन सभी मुश्किलों को धता बताते हुए राष्ट्रपति ने सत्ता पर अपनी पकड़ बरकरार रखी। जब एक नया देश बनता है तो जनता की उम्मीदें परवान चढ़ती हैं, लेकिन दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया देश जब से बना है गरीबी, हिंसा और अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। हाल ये है कि सूखे और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की वजह से भूख और कुपोषण की समस्या विकराल रूप ले रही है। कई हिस्सों में भूख की वजह से लोग तबाही के कगार पर हैं। लंबे गृह युद्ध के बाद दक्षिण सूडान में अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। शांति बहाली की कोशिश तेज हो गई है, लेकिन गृह युद्ध के नतीजे समाज के हर वर्ग पर दिखाई दे रहे हैं। गृह युद्ध में जहां हजारों लोग मारे गए, तो वहीं लाखों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। मानव निर्मित त्रासदी पर प्रकृति की मार ने हालात और भयावह बना दिए। दर दर भटकते लोग दाने दाने को मोहताज हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि सूखे और ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था के कारण दक्षिण सूडान में भुखमरी की मार दोगुनी होने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि सूखे और ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था के कारण दक्षिण सूडान में भूखमरी की मार दोगुनी होने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भयावह होती स्थिति से निपटने के लिए दानदाताओं से सहयोग की अपील की है। खराब मौसम के चलते उत्पादन गिरा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मदद के लिए देशों को आगे आना चाहिए। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि जो लोग गृह युद्ध में मारे जाने के डर से भी घर बार नहीं छोड़कर भागे थे, वो अब भुखमरी की डर से बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए हैं, ताकि पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो मिल जाए। मैंने भूख के चलते गांव छोड़ दिया है। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लिहाजा मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की माने तो दक्षिण सूडान के भीतर करीब 17 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। करीब 7 लाख लोगों ने देश छोड़कर पड़ोसी देशों की शरण ले ली है। दक्षिण सूडान की मदद के लिए $1.29 बिलियन की जरूरत है, जिसका उसे सिर्फ 27% हिस्सा ही मिल पाया है। बहरहाल लंबी जद्दोजहद के बाद देश में एक अंतरिम सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है कि काला बाजारी पर विराम लगे, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए और भूख से मर रहे लोगों को निजात मिल जाए। कहते हैं दुनिया गोल है, यानी इसका एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। यानी विश्व भर में कितनी ही विविधता हो, लेकिन एकता के सूत्र भी मिल ही जाते हैं। इन्हीं सूत्रों को पिरोकर लाते हैं हम आपके लिए विश्व संस्कृति में, जिसमें आज बात दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक यरूशलेम की। 14 मई 1948 को इजराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन इस ऐलान से पहले ही 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदी राज्य के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यरूशलेम इसका प्रमुख शहर है, जिसे लेकर ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसे जीता गया, ये तबाह हुआ और फिर बार बार उठ खड़ा हुआ। इसका जर्रा जर्रा इसे इसकी अतीत की पहचान से जोड़ता है। हालांकि इससे जुड़ी ज्यादातर कहानियां इसके बंटवारे और अलग अलग धर्मों के अनुयायियों में टकराव और संघर्ष से भरी पड़ी है, लेकिन सभी इस पवित्र शहर का सम्मान करने में एक साथ हैं। ये चारों ओर पत्थर की दीवारों से घिरा है और यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें दुनिया के पवित्रतम स्थलों में शुमार किया जाता है। इसका हर हिस्सा अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ईसाई हिस्से में पवित्र सेकुलर चर्च है, जो दुनिया भर के ईसाइयों के लिए खास है। ज्यादातर ईसाई परंपराओं के अनुसार ईसा को यहीं पर सूली पर लटकाया गया था। इसे कुछ लोग गोलगोथा कहते हैं या कैलवरी पहाड़ी भी। यही वो जगह भी है जहां ईसा फिर से जीवित हो गए।
मुस्लिम हिस्सा सबसे बड़ा है। यही पवित्र गुंबदाकार डोम ऑफ रॉक यानी कुब्बतुल सखरा और अलक्सा मस्जिद हैं। ये एक पठार पर स्थित है जिसे मुसलमान पवित्र स्थान हरमल शरीफ कहते हैं। ये मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मिराज यानी अपनी रात यात्रा में मक्का से यहीं आए। इससे कुछ ही दूरी पर एक आधारशिला रखी है जिसके बारे में मान्यता है कि मोहम्मद यहीं से स्वर्ग की ओर गए। यहूदी हिस्सा कोटल या पश्चिमी दीवार का घर माना जाता है। यहाँ कभी पवित्र मंदिर खड़ा था। ये दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यह मंदिर के अंदर यहूदियों की सबसे पवित्रतम जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर सबसे पहली उस शिला की नींव रखी गई जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ, जहां अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी। आज विश्व भर के सामने शरणार्थी समस्या एक बड़ी जटिल समस्या के रूप में खड़ी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सोमालिया केन्या की सीमा पर मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर दबाब, जहां पिछले 25 सालों से लगभग 6 लाख सोमालियाई शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। लेकिन अब केन्या की सरकार इस शिविर को बंद कर रही है। तो अब क्या होगा इन शरणार्थियों का? बेचैनी, निराशा, उलझन और असमंजस के माहौल में हर जुबान पर एक ही सवाल कि अब आगे क्या? क्या फिर उसी सरजमीन पर जाना पड़ेगा जहां से 25 साल पहले इंसानियत के दुश्मनों ने खदेड़ दिया था? शहरों को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया था, दाने दाने को मोहताज कर दिया था। भूख से बिलबिलाते लोग अपनी जड़ों को अलविदा कहने पर मजबूर हो गए थे और सिर छुपाने के लिए पड़ोसी देश केन्या में शरण ली थी। काफिले पर काफिले आते गए। सोमालिया केन्या की सीमा पर मीलों तक वीरान पड़ी जमीन ने इन्हें अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते दबाब दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बन गया। अब केन्याई सरकार ने इसे बंद करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर शरणार्थियों में गुस्सा है। अगर हमें भगाया भी जाता है तब भी हम सोमालिया नहीं जाएंगे। पिछले 25 साल से 6 लाख शरणार्थी केन्या में शरण लिए हुए हैं। दबाब शिविर को 1992 में बनाया गया था। यहाँ 3.5 लाख शरणार्थी रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले 58% लोगों की उम्र 18 साल से भी कम है। लेकिन पिछली सरकार ने नए शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगा दी। साथ ही जल्द सभी शरणार्थियों को वापस उनके या किसी अन्य देश में भेजने का भी फैसला कर लिया। इस फैसले के अपने अपने तर्क हैं। सरकार का मानना है कि इन शिविरों से उनका अपना देश ही आतंकी हमलों से लहूलुहान हो रहा है। शरणार्थियों को उनके देश या किसी तीसरे देश में भेज दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने केन्या के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी शरणार्थी को जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय तकाजा है कि उन्हें जबरदस्ती भगाया नहीं जा सकता। बहरहाल केन्याई सरकार के सामने जो भी मजबूरियां हो, लेकिन अगर शिविर उखाड़े जाते हैं तो इसका खामियाजा इन मासूमों को उठाना पड़ेगा जो कभी आतंकवादियों की डर से घर छोड़कर दूसरे देश में जा बसे थे। अब आतंक का डर उनके सामने नए रूप में खड़ा हो गया है और सरकार उससे लोहा लेने के बजाय बेबस, लाचार और मजबूर लोगों को दरबदर करने पर आमादा है। फिलहाल आतंक और सरकार की चक्की के बीच शरणार्थी ही पिसता नजर आ रहा है। नौशाद साहब ने भी खूब कहा है कि खैर मांगी जो आशियाने की, आंधियां हंस पड़ी जमाने की। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। जाने से पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर कोरिया, जहां 7वीं कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक टॉर्च लाइट परेड का आयोजन किया गया। आप लीजिए इन झलकियों का मजा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।